हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमने शुरू की हुई है अपनी 5th यूनिट यानी कि मटेरियल्स फॉर मेंटेनेंस रिपेयर एंड प्रोटेक्शन। हमारे पास क्या है, हमने शुरू की अपनी 5th यूनिट का नाम क्या है, मटेरियल्स फॉर रिपेयर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने बात करनी है जो रिपेयर की जो हमारे मटेरियल है, रिपेयर मटेरियल्स के बारे में, कौन कौन से मटेरियल है जो हम यूज करते हैं रिपेयर के रूप में, उन मटेरियल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल के बारे में, या फिर आप बोल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल। तो आपको बताया कि हमारे पास 6-7 प्रकार की क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल या फिर एप्लीकेशंस है जिन मटेरियल का हम यूज करते हैं रिपेयर के लिए। हमने बात की थी इससे पहले 3 अपनी प्रोसेसेस के बारे में, 3 हमारी जो टाइप्स ऑफ मटेरियल थी जिनके अंदर हमने बात की थी एंटी क्रोजन कोटिंग के बारे में, एंटी क्रोजन कोटिंग, एडेसिव या फिर बॉन्डिंग एड के बारे में, और तीसरे नंबर पे हमने बात की थी हमारे रिपेयर मोर्टार या फिर आप बोल लीजिए कंक्रीट के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में क्यूरिंग कंपाउंड के बारे में कि क्यूरिंग कंपाउंड क्या है। तो क्यूरिंग कंपाउंड क्या है, कंक्रीट के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, हाइड्रेशन की। यानी कि कई बार क्या होता है, जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट जो प्रॉपर सीमेंट के साथ जब हम बॉन्डिंग करवाते हैं, मिक्सिंग करवाते हैं, तो हमें किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, वाटर रिक्वायरमेंट की क्या होती है, जरूरत होती है। तो क्यूरिंग कंपाउंड भी यही होगा कि क्यूरिंग ऑफ concrete is required to ensure the hydration of concrete so that concrete maintains sufficient water level, ताकि हमारी कंक्रीट के अंदर क्या हो, sufficient water उपलब्ध हो जब भी हम उसका यूज करें सीमेंट के रूप में। यानी कि जब हम सीमेंट और कंक्रीट को आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो इनके अंदर क्या हो, सफिशिएंट क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सफिशिएंट। यानी कि जो वाटर का लेवल है वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, फ्री वाटर विद इन इट्स स्ट्रक्चर टू अलाउ मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, ताकि वो प्रॉपर सीमेंट के साथ क्या कर सके, मिक्सिंग कर सके। तो क्यूरिंग कंपाउंड में एक बार फिर देखो, हमने क्या बात की कि क्यूरिंग कंपाउंड, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, कि क्यूरिंग हमारी कंक्रीट के लिए क्यूरिंग क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है, ताकि हम हाइड्रेशन कर सके। किस लिए रिक्वायर होती है, हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की हाइड्रेशन के लिए हमें रिक्वायर होती है। क्या रिक्वायर होती है, हमें एक क्यूरिंग रिक्वायर होती है। क्यूरिंग रिक्वायर्ड मतलब कि हमें वहां पे सफिशिएंट वाटर की जरूरत होगी ताकि हमारा स्ट्रक्चर अलाउ कर सके हाइड्रेशन को सीमेंट के साथ टू कंटिन्यू, ताकि हमारा कंटिन्यू वो क्या कर सके, कंक्रीट तैयार होती रहे, तो कंटिन्यू क्या होती रहे, तैयार होती रहे। तो ये हो जाएगा क्यूरिंग कंपाउंड। अब हम बात कर लेते हैं क्यूरिंग कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या फिर बोल लीजिए एप्लीकेशन के बारे में, कि क्यूरिंग कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर एडवांटेज क्या है। सबसे पहले इट इज यूज्ड, या फिर बोल सकते हैं दीज आर आइडियल फॉर यूजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी, या फिर ओवरहेड पोजीशन है, ओवरहेड लोकेशंस है, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर अप्लाइड, दीज आर यूज्ड फॉर, क्या आ जाएगा, दीज आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग, these are used for curing overhead and vertical locations। जो भी हमारी ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड हेड के ऊपर है, या फिर आप बोल लीजिए वर्टिकल लोकेशंस है, उन सब लोकेशंस की क्यूरिंग करने के लिए, कंक्रीट की क्यूरिंग करने के लिए, मटेरियल की क्यूरिंग करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं क्यूरिंग कंपाउंड का। किसका यूज करते हैं, क्यूरिंग कंपाउंड का। इसके अलावा दीज आर इजी टू अप्लाई विद स्प्रे एप्लीकेशन के द्वारा हम आसानी के साथ क्यूरिंग कंपाउंड अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर इजी टू अप्लाई, हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर इजी टू अप्लाई, यानी कि आसानी के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं विद स्प्रे एप्लीकेशन, यानी कि स्प्रे एप्लीकेशन की सहायता से क्यूरिंग कंपाउंड को हमारे मटेरियल पे, जिस मटेरियल पे हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, जिस मटेरियल को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्रोजन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक जो भी इफेक्ट्स हैं, वातावरण के सराउंडिंग के जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे मटेरियल पे, उन सब से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो
इसलिए जो क्यूरिंग कंपाउंड है इसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं हमारे मटेरियल पे, हमारे ऑब्जेक्ट पे। इसके अलावा दीज गिव पॉजिटिव रिजल्ट इवन विद ए सिंगल एप्लीकेशन, यानी कि सिंपल एक बार कोटिंग करने से, एक बार क्यूरिंग कंपाउंड का यूज करने से, लेयर बनाने से, सिंगल एक एप्लीकेशन में ही ये क्या देते हैं, बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं हमें। मतलब कि अगर हमने एक बार में ही सिंगल कोट में ही, यानी कि एक सिंगल कोटिंग करेंगे, सिंगल कोटिंग से ही ये हमारे प्रोडक्ट को, हमारे मटेरियल को, हमारे बेस मेटल को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा? जो भी क्रोजन है, एटमॉस्फेरिक जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं, फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं हमारे मटेरियल को, उन सब मटेरियल्स की रिपेयर करेगा सिंगल कोटिंग, यानी कि एक सिंगल एप्लीकेशन की सहायता से। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर क्यूरिंग कंपाउंड का यूज नहीं करेंगे तो जो भी हमारी मटेरियल होगा, मटेरियल के ऊपर जो क्यूरिंग करेंगे, मटेरियल के ऊपर जो कोटिंग करेंगे, वो कोटिंग क्या रह जाएगी? पुअर कोटिंग रह जाएगी। वो कोटिंग क्या रहेगी? पुअर कोटिंग रहेगी। स्टॉप डस्टिंग इन फ्लोर। इसके अलावा जो डस्टिंग वगैरह है, डस्टिंग जो फ्लोर पे हो रही है उसको भी रोकने में मदद करता है क्यूरिंग कंपाउंड। क्या करता है? क्यूरिंग कंपाउंड रोकने में करता है। जो वाटर लॉस हो रहे हैं उससे बचाता है। प्रिवेंट वाटर लॉस। जो वाटर लॉस हो रहा है उससे भी प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस आल्सो। कि जो वाटर का लॉस हो रहा है हमारी कंक्रीट के प्रोसेस के अंदर, हमारी मटेरियल की प्रोसेस के अंदर, जब हम रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल में करता है, उसको बचाता है कि ज्यादा हमारा वाटर लॉसेस ना हो। इसके अलावा और काफी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं कि इजी अप्लाई हो जाता है, आइडियल कंडीशन होती है, पुअर क्यूरिंग होती है। अगर हम प्रॉपर क्यूरिंग कंपाउंड्स का यूज नहीं कर रहे तो क्यूरिंग कंपाउंड होती है। उसके अलावा with the use of these compound 90% QF efficiency can be achieved। 90%, यानी कि जब हम क्यूरिंग कंपाउंड यूज करते हैं तो इसके द्वारा हम 90% यानी कि 90% एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, क्यूरिंग कंपाउंड के अंदर हमने क्या बात की? सबसे पहले तो क्यूरिंग कंपाउंड के बारे में बात की कि क्यूरिंग कंपाउंड क्या है। कि क्यूरिंग कंपाउंड क्या है? कि क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को बरकरार रखने के लिए, हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें क्यूरिंग की जरूरत होती है। क्यूरिंग क्या करती है? हमारे जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो कंक्रीट है, हमारा जो सीमेंट की प्रोसेस है, उसके अंदर जो वाटर लेवल है, वाटर के फ्लो को मेंटेन करके रखती है, ताकि वाटर क्या फ्री फ्लो करे, वाटर हमारा क्या करे? फ्री फ्लो करे। उसके बाद बात की हमने क्यूरिंग कंपाउंड का, हम कैरेक्टरिस्टिक बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए एडवांटेज क्या है क्यूरिंग कंपाउंड की। हमने क्या किया? दीज आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग ओवरहेड एंड वर्टिकल लोकेशन। जो भी हमारे क्यूरिंग कंपाउंड्स है इनका यूज हम मटेरियल के रूप में कहाँ पे करते हैं? ओवरहेड पोजीशन पे, ओवरहेड लोकेशंस हैं या फिर वर्टिकल लोकेशंस है तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? हम यूज कर लेते हैं क्यूरिंग कंपाउंड्स का। इसके अलावा दीज आर इजी टू अप्लाई, यानी कि क्यूरिंग कंपाउंड को हम मटेरियल के ऊपर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आसानी के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, तो रिड्यूस कर देता है। क्यूरिंग कंपाउंड क्या कर देता है? जो लेबर कॉस्ट हो रही है हमारे मटेरियल के ऊपर, उस लेबर कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की, इट प्रिवेंट वाटर लॉस। ये क्या करता है? जो वाटर लॉस हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करता है, यानी कि वाटर लॉस होने से बचाता है क्यूरिंग कंपाउंड। और हमने बात क्या की कि क्यूरिंग कंपाउंड का अगर हम यूज कर देते हैं तो ये 90%, ठीक है, 90% हमारी एफिशिएंसी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है क्यूरिंग कंपाउंड। 90% क्या करते हैं? 90% क्या होता है? 90% क्या कर देता है? हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है क्यूरिंग कंपाउंड। इसके अलावा अगर हम these क्यूरिंग कंपाउंड का यूज नहीं करते तो उसकी वजह से जो भी क्वालिटी हमारी तैयार होती है प्रोडक्ट की, मटेरियल की, वो क्या रह जाती है? पुअर क्वालिटी हो जाती है। वो क्वालिटी क्या रह जाती है? पुअर क्वालिटी रहती है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट यानी कि टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये हम पॉइंट पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन किसकी थी? जो हम रिपेयर मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन, या फिर आप इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल। हमने 3 मटेरियल्स के बारे में लास्ट लेक्चर में बात की थी। फोर्थ, अब हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में। 5th पॉइंट हमारा क्या है? ज्वाइंट सीलेंट। ज्वाइंट सीलेंट,
बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, ज्वाइंट सीलेंट। कि ज्वाइंट सीलेंट का यूज किस लिए करते हैं? ठीक है, ज्वाइंट सीलेंट यानी कि कोई भी हमारे क्रैक्स के अंदर कोई गैप्स वगैरह है, कोई गैप है, ठीक है, कोई क्रैक है, तो उसको फिल करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, सीलेंट का यूज कर लेते हैं। जो कि जैसे लीकेज वगैरह है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, किसका यूज करते हैं, सीलेंट का। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक हमारा रहेगा ज्वाइंट सीलेंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ज्वाइंट सीलेंट। तो देखो ज्वाइंट सीलेंट का हम यूज कहां पे करते हैं, तो किस लिए होता है, इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर सीलेंट इज यूज्ड फॉर सीलिंग ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट। जो भी हमारे एक्सपेंशन ज्वाइंट्स होते हैं एंड गैप बिटवीन डिसिमिलर मेटल्स, जो हमारी डिसिमिलर मेटल्स यानी कि अलग अलग प्रकार की मेटल्स होती है, या फिर हमारे एक्सपेंशन ज्वाइंट्स होते हैं, उन ज्वाइंट्स की सीलिंग करने के लिए, उन ज्वाइंट्स को जोड़ने के लिए, उन ज्वाइंट्स को सीलिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। ज्वाइंट सीलेंट यानी कि ज्वाइंट, कोई दो ज्वाइंट है, उन ज्वाइंट को हमने क्या करना है, जोड़ना है, सीलेंट करना है, सील करना है, तो हम किस लिए यूज कर लेंगे, ज्वाइंट सीलेंट का। हमने भी यहीं पे बात की कि ज्वाइंट सीलेंट क्या है, कि इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो भी ज्वाइंट्स है, चाहे वो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स है या फिर गैप है बिटवीन स्ट्रक्चर, जो भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, उनके बीच में जो भी गैप है या फिर एक्सपेंशन ज्वाइंट है, उन ज्वाइंट्स को सीलिंग करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। तो हम क्या लिखेंगे, यूज्ड फॉर, हम किस लिए क्या करेंगे, यूज्ड फॉर सीलिंग, किसके लिए, यूज्ड फॉर सीलिंग ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट एंड गैप बिटवीन बिल्डिंग मटेरियल। कि जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल के बीच में गैप है, इन गैप्स के लिए, और जो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स है, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। हम किसका यूज कर लेते हैं, ज्वाइंट सीलेंट का। इसके अलावा मेंटेन करने के लिए, कि ज्वाइंट सीलेंट इज एनी मटेरियल प्रोवाइडेड टू मेंटेन ए सील और एक्ट एज ए बैरियर टू स्टॉप अदर मटेरियल टू साइडेड ऑफ ए ज्वाइंट। यानी कि हमारे पास क्या है, कोई दो मटेरियल है, उन दो मटेरियल के बीच में बैरियर बनाने के लिए, बैरियर को प्रोड्यूस करने के लिए, बैरियर तैयार करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। कि किसी भी मटेरियल में, इट इज प्रोवाइडेड इन एनी मटेरियल, ठीक है, किसी भी मटेरियल में, टू मेंटेन ए सील और ए बैरियर, यानी कि किसी भी मटेरियल में बैरियर प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई सील बनाने के लिए, सील प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम दो पार्ट्स को आपस में क्या कर सके, डिवाइड कर सके, दो पार्ट्स को आपस में बांट सके। तो इसके लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। हम किसका यूज कर लेते हैं, ज्वाइंट सीलेंट का। तो अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइंट सीलेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या फिर आप बोल लीजिए एप्लीकेशन के बारे में, या फिर एडवांटेज के बारे में, कि कहां कहां पे यूज करते हैं। तो बात करते हैं कि कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। जो भी गैप वगैरह होते हैं, जो क्रैक्स के अंदर, टू फिल होल्स, कहां पे यूज कर लेते हैं, टू फिल होल्स, कोमा गैप्स, कोमा क्रैक्स, मतलब जो भी होल है, गैप है, या क्रैक्स है, या फिर कोई भी ज्वाइंट्स है, इन ज्वाइंट्स को फिल करने के लिए, इन ज्वाइंट्स को पूरा करने के लिए, इन ज्वाइंट्स को भरने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। हम किसका यूज कर लेते हैं, ज्वाइंट सीलेंट का। इसके अलावा शुड नॉट यूज्ड बी वेरी हॉट एरिया, जहां पे ज्यादा हॉट एरिया होता है वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। शुड नॉट यूज एट वेरी हॉट एरिया, जहां पे बहुत ज्यादा क्या हो, एरिया क्या हो, हॉट हो,
यानी कि गर्म ज़्यादा हो वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इजी ऑफ मिक्सिंग करने के लिए और प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशंस, किसी भी प्रकार की मिक्सिंग करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, इजी टू मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रीडम हो जाती है, स्टेनिंग से फ्रीडम हो जाती है। एडाइशन जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रकार की प्रॉपर्टी से क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है। तो ज्वाइंट सीलेंट के अंदर हमने क्या बात की कि ज्वाइंट सीलेंट का हम यूज किस लिए करते हैं, ज्वाइंट सीलेंट के अंदर हमने बात की कि इट इज यूज्ड फॉर सीलिंग यानी कि सील करने के लिए, किसी चीज को बंद करने के लिए, किसी गैप को फिल करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। यही हमने लिखा, इट इज यूज्ड फॉर सीलिंग ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, जो भी हमारे एक्सपेंशन ज्वाइंट्स हैं, या फिर गैप है, गैप यानी कि किसी के बीच में क्लियरेंस है, गैप है, किनके बीच में, बिल्डिंग मटेरियल, हमारे पास कोई बिल्डिंग मटेरियल है, दो बिल्डिंग मटेरियल है, उन मटेरियल के बीच में कोई गैप है, तो उन गैप को फिल करने के लिए, एक्सपेंशन ज्वाइंट को फिल करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। उसके बाद एप्लीकेशन में, एडवांटेज में या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बात की, टू फिल होल्स, गैप, क्रैक्स एंड ज्वाइंट्स, जो भी हमारे ज्वाइंट्स हैं, क्रैक्स हैं, होल्स हैं या फिर गैप्स हैं, उन सबको फिल करने के लिए, उन सब की पोरिंग करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, ज्वाइंट सीलेंट का। सेकंड पॉइंट में हमने बात की, शुड नॉट बी यूज्ड एट वेरी हॉट एरिया, जहां पे ज्यादा हॉट एरिया होगा वहां पे हम ज्वाइंट सीलेंट का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्वाइंट सीलेंट क्या होंगे, जब हम किसी हॉट एरिया पे उनका यूज करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो गैप वगैरह, एक्सपेंशन ज्वाइंट है जहाँ बिल्डिंग मटेरियल के अंदर गैप है, वो पूरी तरह से फिल नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से क्या नहीं हो पाएगा, फिल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक यूज्ड कॉम्बिनेशन विद अदर मटेरियल, यानी कि किसी दो मटेरियल को कंबाइन करने के लिए, एक अदर मटेरियल है, एक मटेरियल हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, उन दोनों मटेरियल को कंबाइन करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ज्वाइंट सीलेंट का। इजी टू मिक्सिंग, किसी चीज में मिक्स करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं सीलेंट का। तो ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, या एप्लीकेशन एडवांटेज बोल सकते हो, किसकी, ज्वाइंट सीलेंट की। ये किसकी है, ज्वाइंट सीलेंट की, कि कहां-कहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वाटरप्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर पे हमारे पास आएगा वाटरप्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स, कि जो हम छत है हमारी, रूफ होती है, रूफ के लिए जो हम वाटरप्रूफिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या यूज होता है, किस तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 6 नंबर पॉइंट है हमारा। 6 नंबर पॉइंट क्या है, वाटरप्रूफिंग सिस्टम। 6 है वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स। वाटरप्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स, कि जो हमारी रूफ्स हैं, छतें हैं, वहां के लिए वाटरप्रूफिंग सिस्टम। तो क्या करते हैं हम वाटरप्रूफिंग सिस्टम के लिए, इट शुड बी वाटर इम्प्रेबल, कि जो भी हमारा वाटरप्रूफिंग सिस्टम हम यूज करेंगे किसके लिए, रूफ्स के लिए, छतों के लिए हम क्या करेंगे, वाटरप्रूफिंग सिस्टम का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए वाटर इम्प्रेबल, यानी कि उसमें अंदर से वाटर वगैरह का फ्लो नहीं होना चाहिए, वाटर को वो रोकने वाला होना चाहिए। इट शुड बी वाटर इम्प्रेबल, क्या होना चाहिए, वाटर इम्प्रेबल होना चाहिए, ठीक है, वाटर इम्प्रेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं हमारे वाटरप्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स के लिए क्या होना चाहिए, लिक्विड सिस्टम विद गुड बॉन्ड, जो भी हमारा लिक्विड सिस्टम है उसका गुड बॉन्ड होना चाहिए, गुड बॉन्डिंग होनी चाहिए। लिक्विड सिस्टम की क्या होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। लिक्विड सिस्टम विद गुड बॉन्ड, कि प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए हमारी रूफ्स के साथ। जो भी हम वाटरप्रूफिंग सिस्टम यूज करेंगे, हमारी रूफ्स के लिए, हमारी छतों के लिए, वो क्या होनी चाहिए, लिक्विड सिस्टम होना चाहिए विद गुड बॉन्ड। उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा गुड इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। गुड इलास्टिसिटी होनी चाहिए, प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, गुड इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी। फोर्थ पॉइंट यूवी रेजिस्टेंस। क्या होना चाहिए? यूवी रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि हमारा जो भी रूफिंग वाटर प्रूफिंग सिस्टम हम यूज करेंगे हमारी रूफ्स के लिए, उनके ऊपर जो भी हमारी सोलर की वेव्स आएंगी, जो तरंगे आएंगी, रेडिएशंस आएंगी, उनका प्रतिरोध होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? प्रतिरोधक, उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, यूवी रेजिस्टेंस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? यूवी रेजिस्टेंस होना चाहिए, इजिली अप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इजिली अप्लाई हो जाना चाहिए, इजी अप्लाई हो जाना चाहिए। इसके अलावा गुड मेंटेनेंस, इजिली हम उसको क्या कर सके? मेंटेन कर सके। हम क्या कर सके? इजिली क्या कर सके? मेंटेन कर सके। इजी मेंटेन, हम क्या कर सके? आसानी के साथ उसको क्या कर सके? मेंटेन कर सके, आसानी से अप्लाई कर सके और आसानी से उनको क्या कर सके? मेंटेन कर सके। तो ये क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एडवांटेज हैं हमारी किसकी? वाटर प्रूफिंग सिस्टम की फॉर रूफ्स की। तो एक बार देखिए हमने क्या बात की वाटर प्रूफिंग सिस्टम के अंदर। इट शुड बी वाटर इम्यूरेबल। ये क्या होनी चाहिए? वाटर इम्यूरेबल होनी चाहिए। लिक्विड सिस्टम विद गुड बॉन्ड, जो भी लिक्विड सिस्टम के साथ हमारी वाटर प्रूफिंग सिस्टम का है, वो बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए? अच्छी, एक गुड बॉन्डिंग होनी चाहिए, बेटर बॉन्डिंग होनी चाहिए हमारी लिक्विड सिस्टम के साथ वाटर प्रूफिंग सिस्टम की। नेक्स्ट पॉइंट में बात की हमने गुड इलास्टिसिटी। जो भी सिस्टम हम यूज करेंगे, वाटर प्रूफिंग सिस्टम यूज करेंगे, किसके लिए? रूफ्स के लिए, उनके अंदर क्या होनी चाहिए? गुड इलास्टिसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट यूवी रेजिस्टेंस, यूवी रेजिस्टेंस होना चाहिए। इजी अप्लाई, यानी कि इजीली एप्लीकेबल होना चाहिए, आसानी से हम उसका यूज कर सके, आसानी से वो हमें मिल सके। उसके बाद इजी मेंटेन, हम क्या कर सके? आसानी के साथ उसको मेंटेन कर पाए, इजीली क्या कर पाए? मेंटेन कर पाए हमारी वाटर प्रूफिंग सिस्टम को फॉर रूफ्स के लिए। जो भी हमारी रूफ्स है वहां पे हम क्या कर सके? प्रॉपरली मेंटेन कर सके। टाइम प्रिवेंट, टाइम की बचत होनी चाहिए, टाइम की बचत होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि खर्चा कम होना चाहिए, टाइम की सेविंग होनी चाहिए। इसके अलावा इंसुलेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि इंसुलेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारी इसके अंदर। वाटर प्रूफिंग सिस्टम जो भी हम रूफ्स के लिए यूज करते हैं उनके अंदर इंसुलेशन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इस तरह से काफी प्रॉपर्टीज, काफी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी वाटर प्रूफिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं रूफ्स के लिए, कि इंसुलेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए, इसके अलावा इकोनॉमिकल होना चाहिए। कौन होना चाहिए? वाटर प्रूफिंग सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं हमारी रूफ्स के लिए। डज नॉट एड वेट ऑफ स्ट्रक्चर, की ज्यादा वेट नहीं अप्लाई करना चाहिए हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, रूफ के ऊपर इतना वेट अप्लाई नहीं करना चाहिए हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके अलावा क्विकर वर्क विद इन, की आसानी के साथ, तेजी के साथ वर्क होना चाहिए। जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? प्रॉपर तेजी के साथ हमारी क्या होती रहनी चाहिए? वर्किंग होती रहनी चाहिए वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स के अंदर। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने वाटर प्रूफिंग सिस्टम के अंदर क्या बात की कि इट शुड बी वाटर इम्यूरेबल होना चाहिए, लिक्विड सिस्टम विद गुड बॉन्ड होना चाहिए, गुड इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यूवी रेजिस्टेंस होना चाहिए, इजीली अप्लाई हो जाना चाहिए और इजीली हम उसको मेंटेन कर पाए। इसके अलावा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम सेविंग होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और डज नॉट वेट, कि इतना वेट अप्लाई नहीं करना चाहिए हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। क्रैक्स आने की जो कैपेसिटी होती है, क्रैक्स को कम करना होना चाहिए। किसके अंदर क्रैक्स कम होने चाहिए? हमारे वाटर प्रूफिंग सिस्टम के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं रूफ्स के लिए, जो हम यूज कर रहे हैं रूफ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट हमारा क्या है? प्रोटेक्टिव कोटिंग। अब हमारे पास क्या है? लास्ट नंबर 7 पे हमारे पास आएगी प्रोटेक्टिव कोटिंग। कि प्रोटेक्टिव कोटिंग का हम यूज कहां पे करते हैं? एप्लीकेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी प्रोटेक्टिव कोटिंग की? ठीक है, बात करते हैं नंबर 7 पे, प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग, तो प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या है? प्रोटेक्टिव कोटिंग एक स्पेशल टाइप की कोटिंग है जो हम प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं क्रोजन से हमारे मटेरियल को। हमने क्या लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टिव कोटिंग आर स्पेशल प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर क्रोजन कंट्रोल। क्रोजन को कंट्रोल करने के लिए वाइडली यूज होने वाले हमारे प्रोडक्ट को, हमारे मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटेक्टिव कोटिंग। वो हमारी क्या कहलाती है? प्रोटेक्टिव कोटिंग। इसका हम यूज किस लिए करते हैं? यूज्ड टू कंट्रोल क्रोजन।
क्रोजन को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग का, प्रोटेक्टिव कोटिंग का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी डिट्यूरेशंस वगैरह हो रहे हैं हमारे मटेरियल के ऊपर, जो भी क्रोजन की समस्या आ रही है, क्रोजन आ रहा है या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं हमारे मटेरियल के ऊपर, उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं हमारी प्रोटेक्टिव कोटिंग का। किसका यूज कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग का यूज कर लेते हैं। ये किस चीजों से कोटिंग करती है, जो भी हमारी सरफेस इमर्शन होती है, जब सरफेस कोटिंग होती है, इस तरह से एंटी क्रोजन कोटिंग हो गई, तो इन सब से क्या करती है हम, ये क्या हम यूज करते हैं हमारी कोटिंग के अंदर, जो प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, हमारे सरफेस को, हमारे मटेरियल के सरफेस को क्रोजन से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा सराउंडिंग के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं, सराउंडिंग फैक्टर से जो भी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डाल रहे हैं हमारे मटेरियल के सरफेस पे, उन सरफेस पे जो इफेक्ट डाल रहे हैं उन फैक्टर से हमारे प्रिवेंट करती है मटेरियल को प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्ट करना, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मटेरियल के ऊपर जो हमने लेयर बनाई हुई है, जो हमने एक थिन लेयर तैयार की हुई है कोटिंग की, वो क्या कहलाएगी, प्रोटेक्टिव कोटिंग। वो किस लिए हमने लेयर तैयार की है, ताकि हमारे मटेरियल को, जो भी हमारे मटेरियल का सरफेस है, उस सरफेस को हम क्रोजन से या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जो भी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इफेक्ट डाल रहे हैं हमारे मटेरियल के ऊपर, उन सब से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके हमारे सरफेस को, प्रोटेक्ट कर सके किसको, हमारे सरफेस को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं हमारी प्रोटेक्टिव कोटिंग का यूज कर लेते हैं। तो जैसे इसके अंदर है एंटी क्रोजन कोटिंग की, काफी तरह की कोटिंग होती है प्रोटेक्टिव कोटिंग। जैसे एंटी क्रोजन कोटिंग होती है कोटिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड एनवायरमेंटल, जो भी हमारे एसिडिक एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम कोटिंग करते हैं, तो उनमें प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है। एंटी क्रोजन कोटिंग, एंटी क्रोजन कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिंग कोटिंग के अंदर आएगी। सरफेस कोटिंग होती है, वो भी किसके अंदर आएगी, हमारी प्रोटेक्टिव कोटिंग के अंदर। तो इस लेक्चर में हमने, इस चैप्टर में बात की हमारी टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल के बारे में, या फिर जो मटेरियल रिपेयर के लिए हम यूज कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशंस के बारे में, कि कहाँ कहाँ पे हम उनका यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। हमने बात की गुड रिपेयर मटेरियल के बारे में, कि एक अच्छे रिपेयर मटेरियल के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैसा वो मटेरियल होना चाहिए, तो उनके बारे में बात की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी।